नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात जातिगत जनगणना को लेकर आईएनडीआईए के साथ ही कांग्रेस के दाव की और चुनावी पिच पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की। जी हां, देश में माहौल चुनावी है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं तो एक महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इसे लेकर सियासत गरमाई है। कांग्रेस ने जाति के इर्द गिर्द अपनी सियासी बिसात बिछा रखी है। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम दूसरे नेताओं के बयानों से इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है। इसके आंकड़े देश के सामने हैं। सरकार इसे जनगणना नहीं बल्कि सर्वे बताती है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करवाकर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा सियासी दांव चला। जातिगत जनगणना में सामने आया कि बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है। इस दांव से लग रहा है कि 2024 में ओबीसी कार्ड अहम होगा और इसी राह पर आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि जिस भी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां जाति गणना कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राहुल गांधी सरकार बनते ही जातिगत जनगणना का वादा कर चुके हैं, तो बार बार कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार बनने के बाद सबसे पहले हम जातीय जनगणना का काम कराएंगे। राहुल केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहते हैं कि जब मैं सवाल पूछता हूं कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी जनरल हैं, तो कोई इसका जवाब नहीं दे पाता। अब तेलंगाना में राहुल गांधी ने सरकार बनने पर जाति जनगणना की बात कही है। राहुल का कहना है कि जातिगत जनगणना देश के लिए एक्सरे का काम करेगी। तो वहीं एक बार फिर राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की मांग की। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जातिगत जनगणना का दांव देश की सियासत में गेम चेंजर साबित होगा? राहुल गांधी का वादा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार बनते ही जातिगत जनगणना कराएंगे। देश में सरकार बनते ही जातिगत जनगणना कराएंगे। तेलंगाना में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि देश के लिए जातिगत जनगणना एक्सरे का काम करेगी। उन्होंने कहा कि जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कुछ कहते हैं। राहुल ने कहा, देश में सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना का है। जातिगत जनगणना से इस बात की जानकारी सामने आएगी कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के लोग हैं और किसकी कितनी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि यह देश के एक्सरे जैसा है और इससे यह भी मालूम होगा कि देश का धन कैसे बांटा जा रहा है। राहुल ने कहा कि आज देश के सबसे अमीर लोगों का अरबों रुपए का कर्ज माफ हो जाता है, लेकिन एक किसान अपना बैंक लोन माफ कराना चाहे तो उसे मारकर भगा देते हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों की जेब से जीएसटी निकलती है और अडानी जी की जेब में चली जाती है। ऐसा देश हमें नहीं चाहिए। इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। उससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है और किसके पास हिंदुस्तान का कितना धन है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आते ही हम जातिगत आधारित गणना कराएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि जिस भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां जाति सर्वे कराया जाएगा। केंद्र में सरकार बनने पर जाति जनगणना का भी संकल्प लिया गया। इसी आधार पर मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें प्रदेश की जनता से जाति सर्वे कराने का वादा किया गया है। दरअसल हाल ही में बिहार में जातीय सर्वे रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि राज्य की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। यही वजह है कि राहुल ने अब राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना कराने की बात कही है। वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि जाति गणना का दांव लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सियासी पिच पर कितना कारगर साबित होगा। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चलिए, तो चर्चा तो होगी, लेकिन ये वाकई में बड़ा एक सवाल जैसा हो गया है कि आखिरकार जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है। दूसरी चीज, यदि कांग्रेस को लगता है कि ये होना चाहिए, उससे किसकी कितनी आबादी है ये पता चल जाएगा, तो ये भी ठीक है। तीसरी चीज की कहते हैं ना कि जिसकी जितनी ज्यादा हिस्सेदारी, भागीदारी होगी उसे उतना हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये कितना इम्प्लीमेंट होता है होगा या कितना कारगर साबित होगा। कांग्रेस इस चीज को इतना ज्यादा ला रही है सामने, बाकी लोगों को नहीं लगता। बिहार में ये चीज नीतीश कुमार ने कर दी है। क्या चुनाव के समय पे ये सिर्फ बातें उठाई जा रही हैं या वाकई इसको आगे चल के करने की कोई कोशिश है? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद शर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
बिहार से जेडीयू का पक्ष रखने के लिए जगनारायण सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। जगनारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनंत अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अनंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले स्वामीनाथ जी आपसे ही करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 राखी जी। स्वामीनाथ जी, बड़े जोर शोर से राहुल गांधी ने, सिर्फ अभी नहीं बहुत पहले से हम ये बातों को सुनते आ रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात हो रही है और ये वादा भी कर दिया है कि जहां कांग्रेस की सरकार होगी, इवन तेलंगाना में भी यदि होता है तो जातिगत जनगणना सबसे पहले कराई जाएगी। केंद्र में यदि आते हैं तो वहां भी कराई जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए किसकी आबादी कितनी है, कितना वर्ग है, क्या है, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें आज क्यों पड़ रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए राखी जी, जिस तरह से आज देश के हर नागरिक को अपना हक जानने की जरूरत है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, आपने जो कहा, आज देश का हर जनता हर व्यवस्था में जानना चाहता है कि हम उस अनुकूल, हमको जिस तरह से हमारे हिस्से का दूसरा खाना खा रहा है तो उस थाली छीना जा रहा है, तो क्यों न जनगणना हो कि देश के हर आम आवाम जो जान जाए कि हमारा इस देश में कितना उपस्थिति है, हम लोग कितने हैं, अपना आंकड़ा जानने का सबको हक है। जिस तरह से आर्थिक आधार पर हमारे देश पर जनगणना होता है, तो इस जातिगत जनगणना क्यों ना हो। तो जातिगत जनगणना से देश के हर वस्तु स्थिति, नौकरी से लेके कहाँ कहाँ, प्राइवेट से लेके हर कम जगह पर कहाँ भागीदारी है, ये भी पता चलेगा। और देश के जो वातावरण है उसको अनुकूल रखने के लिए, लोगों को अपने हक को जानने के लिए जाति जनगणना भी जरूरी है। और देश में जिस तरह से चल रहा है, देश के देखिए होंगे कि हमारे 4 राज्यों में सरकार है, जहां 3 राज्यों में पिछड़ा वर्ग का हम मुख्यमंत्री बना के रखे हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे हम हमारी सरकारें जो जो वादा करके आई, चाहे पुरानी पेंशन से हिमाचल में आया, कर्नाटका में नारी से लेके युवाओं को भत्ता तक देने का, पुराना पेंशन लागू करने का, और किसानों की बात जो लेकर आए हम वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एमएसपी पर बात करके किसानों को जिस तरह से धोखा देने का काम किया, हम लोग किसान का छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोन 261 लाख करोड़ माफ करने का काम किए, और गरवा गुरवा नरवा बारी एक योजना के तहत जो लोगों को ऐसा गोबर खरीद कर और लोगों को विश्वास स्थापित करने का काम किए, जो भी वादा हम किए, जो हमारे मैनिफेस्टो में लाया गया, वो उसको पूरा करने का काम हमारी सरकारों के साथ 25 लाख स्वास्थ्य सेवा के लिए जो राजस्थान सरकार, और 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम, ये हम निरंतर 2500 रुपया युवाओं को भत्ता हम हर सरकार में दे रहे हैं। उसी तरह हमारा जनगणना जरूरी है कि जिसके आधार पर लोगों की जानकारी होना चाहिए कि हम हमारा हर जगह, चाहे चुनाव हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई व्यवस्था है, तो हमारा अनुकूल हमको व्यवस्था मिलना चाहिए। तो सरकार को इसमें डर क्यों लग रहा है कि जाति जनगणना बिहार में हुआ, हम जो जो प्रदेशों में सरकार हमारी है वहां हम कराएंगे, और आने वाले समय में जो 5 राज्यों का सेमीफाइनल है उसमें जो हमारी सरकार आएगी, हम अपने सरकार को आज से ही आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, और लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हमारे देश में उपस्थिति कितना है, हम कितने अनुसरण कर कितना व्यवस्था में हमको अनुकूल सरकार काम करने के लिए व्यवस्था देती है। यह सरकार का दायित्व बनता है। ठीक है। खेमचंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? खेमचंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रही हूँ, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, खेमचंद जी के पास वापस आएंगे, मुझे लगता है कुछ इश्यूज हैं, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। जगनारायण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रहे मेरी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। मुझे बताइए, कांग्रेस तो पूरी इस पक्ष में है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बीजेपी ने खुल के कुछ कहा नहीं, और काफी दिनों से ये बातें क्योंकि पहले भी आई थी, तो अभी वो यदि उनका जवाब आता तो बहुत स्पष्ट होता मुझे बात करने में। खैर ठीक है, उनको दोबारा कनेक्ट करेंगे। बिहार में तो हो ही गया है, तो आप तो इसके समर्थक ही होंगे और निश्चित तौर पर इसके पॉजिटिव वे ही देंगे कि होनी चाहिए। लेकिन जहां तक भागीदारी और हिस्सेदारी की बात निकलकर सामने आई है, मैं आपसे भी यही पूछना चाहती हूं कि बिहार में तो इसको कर दिया गया है, निश्चित तौर पर कर दिया गया है,
लेकिन इसका कितना फायदा है? दूसरी चीज, इस वक्त इलेक्शन है, क्या उसमें फायदे को देख के तमाम चीजें आनन फानन में की गई हैं? नहीं नहीं, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। और जब से हमारी सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस समय से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हाशिए पर लोग हैं, जो निचले पायदान पर लोग खड़े हैं, उनको हम सामर्थ्यवान कैसे बनाएं, उनको मजबूत बनाने का क्या तरीका है। तो हमारे पास जो बिहार के बारे में आप जानते हैं सीमित संसाधन है, उस संसाधन में हमने दो चीज का काम किया। क्योंकि दुनिया के सारे अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि जिस इलाके में जहां पर दो चीज ठीक कर दिया जाएगा, वहां पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ऊर्जा और कम्युनिकेशन, तो ऊर्जा के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत काम किया। आज कोई ऐसा 500-300 का बसावट नहीं है जहां पर सड़क नहीं है। तो हमने इसके करने के बाद भी, क्योंकि हमारे पास स्कूल भी बहुत कम थे, हमारे पास 50,000 प्राइवेट स्कूल थे, आज 75,000 हुआ। तो हमारी सरकार की समझ है। और उस समय भी हमने दलित के अंदर दो वर्ग आइडेंटिफाई किया, एक को दलित में रखा, एक को महादलित में रखा। और कुछ जो हमारी सरकार की सुविधाएं थी, उन सुविधाओं में महादलित को हमने ज्यादा प्राथमिकता दिया। तो हमने जो कास्ट सर्वे कराया है, तो इस सर्वे का हम ग्रुप बनाएंगे, सोशल ग्रुप देखेंगे। इसमें कई इंडेक्स है, 18 पॉइंट 17 पॉइंट है कि एजुकेशन किस ग्रुप का क्या है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसका शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसका जॉब में भागीदारी क्या है, उसका व्यवसाय में पार्टिसिपेशन क्या है। इस हिसाब से अलग अलग सोशल ग्रुप बना करके, और नीतीश कुमार जी की आइडिया है कि इसको एलिवेट करने का, उसको प्राथमिकता देने का, इसको अफर्मेटिव एक्शन भी आप कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग लोहिया, जयप्रकाश और गांधी के लोग हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि देश में सामर्थ्यवान जो कमजोर लोग हैं, उनको सामर्थ्यवान कैसे बनाया जाए। हमारा कोई इस चुनाव से लेना देना नहीं है, चुनाव अपने जगह पर है। अब हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि चुनाव के टाइम में हिंदू मुसलमान करा देंगे। ठीक है। और दूसरी बात एक जान लीजिए कि जो पहले नहीं जनगणना हो सका, उसका कारण समझिए कि शासक वर्ग की पार्टियां एक हुआ करती है। दुनिया के अंदर रूलिंग क्लास, तो अभी कुछ रूलिंग क्लास का कंट्राडिक्शन बढ़ा है। जैसे 77 में 74 के मूवमेंट में कैपिटलिज्म का कंट्राडिक्शन बढ़ा था, पूंजीवाद का अंतर्विरोध बढ़ा, तो पूंजीपति लोग दो भाग में बट गए। तो आज शासक वर्ग की पार्टियां जो अपने को मजबूत पार्टी समझती है, उसमें कुछ कंट्राडिक्शन इमर्ज किया है। और हमने जो प्रस्ताव रखा है जाति सर्वे का, तो उस प्रस्ताव को हम चाहते हैं कि देश में लागू हो चुकी, ये कहा जा रहा है उदारवादी पूंजीवादी विकास में कि सूचना इंफॉर्मेशन रिच और इंफॉर्मेशन पुअर कंट्री का डिविजन हुआ है। ठीक है। तो जो जगनारायण जी, देश इंफॉर्मेशन, एक सेकेंड, जो देश इंफॉर्मेशन रिच है वो धनी है, जो इंफॉर्मेशन पुअर है गरीब है, उसकी गरीबी है। तो इन सारी चीजों को रख के, और माननीय नीतीश कुमार जी ने, हमारा मुख्यमंत्री जो विजनरी है, वो काम किए हैं। इसका चुनाव से कोई खास अर्थ नहीं है। ठीक है। वैसे चलिए, उसको चुनाव में यूज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां फ्री है, यही हम लोग का समझ है। चलिए ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकता है, लेकिन जिस समय पे ये तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं, इलेक्शंस हैं, स्टेट्स में इलेक्शन है, उसके बाद लोकसभा है, निश्चित तौर पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। यदि इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जैसे बिहार में हो गया, दूसरे स्टेट्स में भी यदि करते हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा। अब खैर ठीक है। खेमचंद जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ खेमचंद जी, आपकी आवाज आ रही है अब मुझे, और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से बड़ा महत्वपूर्ण मुझे इसका जवाब मिलेगा, शायद उम्मीद है। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस बिल्कुल स्टैंड पे है कि हमारी यदि सरकार आती है तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि जातिगत जनगणना हो। बिहार में नीतीश कुमार कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी खुलकर पक्ष में, विपक्ष में है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और कहां दिक्कत है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको पूछना चाहता हूं, आप दो मुही राजनीति क्यों करते हो?
अगर आप जातिगत आप चाहते हो कि आरक्षण हो, जिसकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी हो, तो अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, आपने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आपने वहां पे इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, वोट बटोरना चाहते हैं। 60 साल तक आप सत्ता में रहे, पहले क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? आज जब आपको पता है कि हिंदू संगठित हो रहा है, हिंदू इकट्ठा हो रहा है, हिंदू समाज इकट्ठा होकर अपनी बात रख रहा है, तो हिंदुओं को कैसे तोड़ा जाए, हिंदुओं को कैसे विभाजित किया जाए, वो आप एक चाल चलने की कोशिश कर रहे हो। वो चालाकी से डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। हमारी पार्टी, अब आप बात करते हो कि जो सबसे लाइन में पीछे खड़ा है उसको कैसे एम्पावर करना है, ये तो हम कर रहे हैं, अंत्योदय के अनुसार कर रहे हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। टॉयलेट बनाया है, किसान को मदद दे रहे हैं, हम लोगों ने गैस सिलेंडर फ्री में दिया है, अनाज फ्री में दे रहे हैं, हम लोग रीस्किलिंग अप स्किलिंग कर रहे हैं वर्कर्स की, ताकि उनको अपने घर के आसपास काम मिल सके। हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से आगे बढ़ाया है, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से आगे बढ़ाया है। तो हम हर गरीब को, हर वर्ग के गरीब को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने इवन जनरल में जो गरीब हैं उनको भी रिजर्वेशन देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। तो आप करना क्या चाहते हैं और करके दिखाते क्यों नहीं? अपने राज्यों में करके क्यों नहीं दिखाते? और आपने बिहार के आंकड़े तो डिस्क्लोज कर दिया, आपने राजस्थान के आंकड़े क्यों नहीं डिस्क्लोज किया? आपके पास तो राजस्थान के आंकड़े भी पड़े हुए हैं, आपके पास तो छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े पड़े हुए हैं, क्यों नहीं डिस्क्लोज किए? आप सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ विक्टर फैलाने का काम कर रहे हैं। आपकी जो नीयत है वो सही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करें। लेकिन लोग समझ रहे हैं, आप कहते हो करते क्यों नहीं, आप दिखाते क्यों नहीं? आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा करके क्यों नहीं दिखाते? आप कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हुए या कांग्रेस में जो पदाधिकारी आप जब बनाते हो तो आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? जिस दिन आपने इंप्लीमेंट कर दिया, गांधी परिवार का कांग्रेस से सफाया हो जाएगा। जो उनका एकाधिकार है कांग्रेस के ऊपर कि नहीं, गांधी परिवार के लोग ही महामंत्री, अध्यक्ष, या कल को सरकार बनती है तो उन्हीं के कहने पे या तो उनके चहेते या खुद वो सरकार में रहेंगे, वो आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। तो ये लोग दो मुही राजनीति कर रहे हैं, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये विघटनकारी राजनीति है, अंग्रेजों जैसा जिस तरीके से फूट डालो और राज करो वैसा प्रयास है। इसको कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं सराहेगा। ठीक है, चलिए आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी एक पक्ष ने इसके लिए फेवर किया है तो यदि उसका अपोजिट हम देखेंगे तो वो उसका विरोध ही करेगा, क्योंकि बिहार में हो गया है इसलिए वो समर्थन करेंगे। सबकी स्टेट्स की ना अलग अलग एक स्ट्रेटजी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं और इलेक्शन में वो प्रभावी होता है, ये हमने अमूमन देखा है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि वाकई आज इस वक्त पे, मैं बार बार इस पे जोर दे रही हूँ, आज हमें 2023 में जातिगत जनगणना की आवश्यकता इतनी क्यों पड़ी है, पहली बात। दूसरी चीज, ये कितनी सफल होगी? जितनी कास्ट हैं, फिर उसकी सब कास्ट हैं, उसका डिवाइडेशन होना, उसको उस तरह से दे पाना, क्या ये इतना आसान काम है? निश्चित तौर पे ये चुनावी मुद्दे ही है। जिसके तहत मैं 2-3 बात बताना चाहता हूँ। एक जातीय जनगणना, देश की आजादी के पहले एक बार जातीय जनगणना हुई, उसके बाद अगर किसी प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार थी, कर्नाटक में और सिद्धारमैया जी की सरकार थी और उन्होंने 2018 में करवाया था। आप यदि परसों के माननीय राहुल गांधी जी के तेलंगाना के प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाए होते तो हमारे कांग्रेस और जेडीयू के मित्र को यह पता चल जाता कि निश्चित तौर पर यह चुनावी मुद्दा है। दूसरी बात, आपको याद होगा कि 1990 में जब पूरे देश में आरक्षण की आग लगी हुई थी तो आज के कांग्रेस के युवराज और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के पापा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि ये देश को, समाज को बांटने वाला ये आरक्षण है, मैं इसका विरोध करता हूं। और उस आरक्षण का विरोध करने वाली और कोई पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी थी। दूसरी बात, आपने देखा होगा राखी जी कि 2014 के चुनाव में जब बीजेपी की सरकार आती है केंद्र में, और पहले क्या होता था कि ओबीसी को बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों में यादवों को सिर्फ ओबीसी माना जाता था, लेकिन तमाम दलों को ये लगा कि ओबीसी के पीछे भी और जातियां हैं जिसको बिहार में पचफोड़ना कहते हैं, जैसे विश्वकर्मा है, नूनिया है, तो ऐसे जातियों को कैसे साधा जाए। और आपने देखा होगा कि जब बिहार में जातीय जनगणना की बात हुई तो भाजपा और जदयू की सरकार थी वहां पर, तो भाजपा की मजबूरी थी कि भाजपा ने उसके सपोर्ट में बोल पा रही थी, ना उसके विरोध में बोल पा रही थी, लेकिन चूंकि सरकार चलाना तो भाजपा की मजबूरी थी, वहां पे जातीय जनगणना हो जाता है। दूसरी बात राखी जी, मैं पूरे संदेश न्यूज के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि जातीय जनगणना की बुखार राहुल गांधी जी को कैसे चढ़ता है। जातीय जनगणना का बुखार, आपको याद होगा
कि राजद के अध्यक्ष लालू यादव जी राहुल गांधी जी को अपने आवास पर बुलाते हैं और मटन का रेसिपी समझाने के लिए और मटन खिलाने के लिए, लेकिन उस मटन के रेसिपी के साथ साथ जातीय जनगणना की रेसिपी थी। और वहीं से आज जो राहुल गांधी जी जिस जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे लालू यादव जी की देन है। और आज नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में वो जाने की बात की। आपने देखा होगा कि बंबई के इंडिया के बैठक में जब जातीय जनगणना की बात हुई तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और उसका कारण यह हुआ कि वो उनके मैनिफेस्टो में लाने की जो बात थी वो नहीं हो पाई। जातीय जनगणना आज निश्चित तौर पे जिस तरीके से राहुल गांधी जी कह रहे हैं उनकी मजबूरी है और उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती रही कि हमारे 26-28 केंद्र में मंत्री हैं, ओबीसी के मंत्री हैं। तो राहुल गांधी का एक बयान आया कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 सचिव ओबीसी के हैं। तो आपको आजादी के बाद 60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस को किसने रोक रखा था जातीय जनगणना कराने से? लेकिन आज चूंकि जातीय जनगणना, जातीय समीकरण जो है राजनीति की जरूरत पड़ गई है, इसीलिए कांग्रेस को जातीय आधार पर जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि इससे ना कांग्रेस को फायदा होने जा रहा है, ना बाकी अन्य दलों को फायदा होने जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में ओबीसी को लेकर एक मुहिम चला रखा है, आपने अभी देखा होगा कि विश्वकर्मा योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से योजना को पूरे देश में प्रचारित करके लाने का काम किया है, तो ये लग रहा है कि कांग्रेस को अगर हम ओबीसी के वोट को अपने तरफ नहीं ला पाए तो अगले चुनाव में हमारी हार होगी। इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है कि जातीय जनगणना के आधार पर वो तमाम देश पे जात के आधार पर लोगों को बांटने का, और हमें ऐसा लगता है कि इससे कांग्रेस या अन्य दलों को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है अभी जैसे आनंद जी भी कह रहे थे कि ये सिर्फ एक चुनावी क्योंकि समय है इसलिए तमाम चीजें हो रही हैं। वाकई में क्या चुनावी एजेंडा हो गई है जातिगत जनगणना? कितनी आवश्यकता है, कितनी इम्प्लीमेंट हो पाएगी, इस वक्त पे क्यों ये तमाम चीजें आ रही हैं? देखिए राखी जी, 1990 में आपने देखा होगा कि एक जो है ध्रुवीकरण जैसी स्थिति बनी। दो बातें समझ में आई, एक मंडल की राजनीति आई और एक दूसरी कमंडल की राजनीति। एक ध्रुवीकरण देश में दो तरह से हुआ। हमें लगता है कि मंडल की राजनीति से उस समय जो है ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव हैं, मुलायम सिंह हैं और तमाम ऐसे पिछड़े की राजनीति करने वाले लोग सत्ता में एक मजबूती के साथ वापस आए। उसके बाद एक दूसरा दौर चला जो धर्म, राष्ट्र और तमाम चीज़ों को लेकर के आया, और आज जिस तरह से राजनीति है उसमें उनको काफ़ी सफलता मिली। तो हमें लगता है कि मंडल 2 मान लिया जाए, जाति जनगणना होने की तैयारी है और राहुल गांधी उसी को फोकस कर रहे हैं। जहाँ तक किसी भी दल की, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, जो सत्ता में है, जो सत्ताधारी दल हैं, जो नहीं है, सब में एक तरह से ये मान के चलिए कि कोई न कोई विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जिस समय की बात आनंद जी कर रहे हैं, जब राजीव गांधी ने विरोध किया था तो उस समय मंडल लेकर के कौन आया? बीपी सिंह आए थे और मंडल की राजनीति शुरू हुई। तो जो सत्ताधारी दल था वो विरोध कर रहा है। आज स्थिति यही देखिए कि जब जातीय जनगणना की बात हो रही है तो वर्तमान में सत्ताधारी दल खुल के कोई बात नहीं कर रहा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इस जनगणना को कराने से मना कर दिया, जबकि वह विपक्ष की मांग थी। तो अगर पूरी कहानी को समझा जाए तो एक तरह से ये सामने निकल के आता है कि राजनीतिक अब चुनाव है 5 राज्यों में, राहुल गांधी उस जाति जनगणना को लेकर के काफ़ी मुखर हैं। और आपने देखा होगा पूरी स्क्रिप्ट आपकी मैं सुन रहा था, उसमें सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। और जिस तरह से बिहार में जो तर्क दिया बिहार सरकार ने कि हम शैक्षिक, सामाजिक और समरसता को लेकर के तमाम इसमें जनगणना करें, और कोर्ट अदालत ने उनको परमिशन भी दे दिया। पहले तो मना किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा, हाई कोर्ट ने उनको परमिशन दे दिया और जातीय जनगणना हुई और उसको जो है लोगों के सामने रख दिया गया। 2011 में भी जब जनगणना हुई तो जातीय जनगणना भी हुई थी, आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण हुआ था, लेकिन जातीय जनगणना सामने नहीं आई और उसका पब्लिश नहीं हुआ। उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, बाद में भाजपा की सरकार थी। तो आप ये देखिए कि अगर सामाजिक समीकरण बनाना है, दल, मैं आपको साफ बताऊं, आज भी ये हालत है कि विभिन्न दल, जितने भी देश में दल हैं, वो जातीय आधार पर टिकट बांटते हैं, वो जातीय आधार पर व्यवस्था देखते हैं, कहाँ किसका बहुमत है।
कौन कहाँ किस जाति, किस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में किस जाति का वर्चस्व है, वहाँ के उसी कैंडिडेट को टिकट देते हैं। कोई फ्री एंड फेयर टिकट थोड़े देता कोई दल। भाई मंच पर आके चाहे कितनी भी बात कर ले, लेकिन जहाँ तक जब धरातल पर बातें आती हैं तो यही दल अपने अपने सुविधा के हिसाब से चुनते हैं। हमें लगता है कि इस चुनाव में या 2024 के चुनाव में जाति जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। उसके सामने जब पूरे देश में आप ये मान के चलिए कि धर्म की राजनीति, सनातन को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के एक दल सामने खड़ा है और पूरे देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहा, वहाँ जाति जनगणना भी एक तरह से एक मुद्दा होगा। और हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव में भले न रिजल्ट आए, लेकिन लोकसभा चुनाव में जरूर इसकी जो बानगी देखने को मिलेगी। राखी जी, बिल्कुल ठीक बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ये जो दिखाने की कोशिश हो रही है कि यदि एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी वर्ग का होता है, बिहार से ही आप एक एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, मुझे लगता है निश्चित तौर पर लोकसभा में फिर जिस तरह से बात हिस्सेदारी और भागीदारी की हो रही है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन ये सबकी तरफ से इम्प्लीमेंट हो पाए, पहले वो चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि राजनीतिक रूप से सवाल यहाँ पर ये भी उठाए गए हैं कि यदि जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो आपने जो टिकट्स अभी डिक्लेयर किए हैं, जिन स्टेट्स में इलेक्शन है, जितने भी आ गए हैं, उसमें फिर आपने इन चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं रखा? तो एक तरफ तो हम समानता की बात कर रहे हैं कि हम वाकई में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी हम देंगे, दूसरी तरफ हम उसको एप्लीकेबल भी नहीं कर रहे हैं, तीसरी तरफ हम डिमांड भी इस चीज़ की कर रहे हैं, तो कैसे कर पाएंगे? स्वामीनाथ जी, कांग्रेस की तो देखिए ये डिमांड है, होना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों के व्यूज से ये लग रहा है कि ये सिर्फ चुनावी है। जिस तरह से तेलंगाना की बात हो रही है, जिस तरह से दूसरे स्टेट्स की बात हो रही है, टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात अभी खेमचंद जी ने, जिन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा, उन्होंने भी ये बात उठाई कि वहां पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर लिया आपने? ये टिकट जैसे हमको अभी आप सुनी होंगी, वो सही बात बोल रहे थे। टिकट जितना भी बांटा जाता है उसका देखा जाता है कि किसके जात का सबसे ज्यादा भागीदारी उस विधानसभा में कितना है, सब जातियों का जनसंख्या कितना है, उसी के आधार पर टिकट हर पार्टी देती है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि टारगेट दिया जाता है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा अगड़ा और कौन ज्यादा है, और SC ST का तो रिजर्व सीट रहता है, लेकिन जो पिछड़ा है उसकी हक मारा जाता है। इसीलिए तो ये जनगणना जरूरी है, इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। और महिला आरक्षण बिल जो लाया गया, उसका भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जनगणना जरूरी है। और जाति जनगणना होने से महिलाओं का भी हक मिलेगा। जो 29 का टारगेट लेके महिला बिल आया है, पहले भी सरकार ने CA/NRC लाया, और अभी बोले थे 1 नेशन 1 चुनाव। ये सब वो लोग भी तो चुनाव एजेंडा लेके आते हैं, लेकिन ये जब हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हिंदू की, अभी हमारे भाई खेमचंद जी बोल ही रहे थे कि हम हिंदू को एक कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदू जब शब्द ही नहीं था, आपके प्रधानमंत्री भी बोले हैं, गृह मंत्री जी भी बोले, हिंदू नहीं सनातन तो था, हिंदू तो सिंधु से हिंदू हो गया। और हिंदू को आप टूट कहाँ रहा है? जब जनगणना की बात आ रहा है तो यहाँ पर तो हिंदुओं को मजबूत करने की बात हो रही है ना, तो जिनकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, इसमें टूटने वाली बात क्या? जितने SC ST है, जितने पिछड़ा वर्ग है, जितने अति पिछड़ा वर्ग है, उनको अगर जानने का लालसा है तो आप बताएंगे नहीं? आपको तो और कहना चाहिए कि नहीं, हम लोग ये कराएंगे, इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आप लोग ना खुल के आते हैं ना, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम पिछड़ा वर्ग के हैं, ना प्रधानमंत्री जी इसको बात को चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को कम से कम इसमें बोलना चाहिए। जब आपका हम हर चीज में स्वागत करते हैं, जैसे महिला आरक्षण बिल लाए, सब पूरा पार्टी खड़ा होकर एक साथ एक स्वर में बोला कि नहीं, महिलाओं का आरक्षण बिल पास होना चाहिए, जिसमें सारे लोगों ने स्वागत किया, सबने अपना भागीदारी, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो आप भी जान रहे हैं जनगणना कराना जरूरी है। तो जनगणना तो आज जाति आधार पर आपकी अनुप्रिया पटेल भी मांग की थी, जो आपके NDA का जो सम्मिलित है, और उमा भारती जी भी जाति जनगणना के लिए मांग की है। तो आप लोगों के भी अंदर स्वर, आपके जितने NDA गठबंधन में, वो भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, लेकिन कुछ अहम और अहंकार से आप लोग सोचते हो कि ये चुनावी एजेंडा है। चुनावी एजेंडा नहीं है, ये देश का एजेंडा है। देश के लोगों को जानने की जरूरत है कि हमारी कितना हक है और हमको कहाँ कहाँ मिलना चाहिए। इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। देश का बात करते हैं तो देश को तरक्की, उन्नति और प्रगति का रास्ता दिखाते हैं। ये नहीं कि अचानक आप लोग सब चीज कर देते हैं, GST लगा देते हैं, गंगा जल पर भी GST लगा देते हैं,
और अचानक आप लोग लॉकडाउन तो लगा के 47 लाख लोगों का मौत हो जाता है, तो भी आप लोग नहीं मानते हैं कि इतना कहां से। तो इस तरह से देश में जिस तरह से जनता आज आप बताते हैं कि 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता हूं, तो ये घर से कोई लाके राशन देता नहीं है। और देश के टैक्स का पैसा और जिस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ाने का ही सरकार ठेका ले रखा है, जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 दिन पहले बताया कि जो सेल कंपनी में 20,000 करोड़ नहीं 38,000 करोड़ जो आया है, तो कहां से आया है। प्रधानमंत्री जी और अडानी जी का संबंध नहीं बताते हैं, रिश्ता निभाते हैं लेकिन बताते नहीं। जब रिश्ता है तो बताइए, हमारा जिससे रिश्ता है वो बताएंगे। और जिस तरह से अब देश के जनगणना की बात है तो खुल के आना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उनको तो एकदम एग्री हो जाना चाहिए कि देश का जनता जो जानना चाहती है, अगर बिहार प्रदेश में 84% पिछड़ा वर्ग है, तो पूरे देश में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का हक क्यों मारा जा रहा है। जनगणना अब उत्तर प्रदेश के योगी बाबा नहीं चाह रहे हैं कि जनगणना हो। हमारे राजस्थान में तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन अभी दोबारा चुनाव होने के बाद जो सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल में भी जैसे भारत अपना वर्ल्ड कप लेने के लिए तैयार है, उसी तरह इंडिया गठबंधन भी अब जीत के लिए देश में परिवर्तन का लहर है। 5 राज्यों में सेमीफाइनल में दूध का दूध पानी का पानी, पता चल जाएगा कि पिछड़ा वर्ग और जनगणना क्यों जरूरी है। ठीक है स्वामीनाथ जी, मुझे तो एक बात समझ में आई है इतनी बात सुनने के बाद कि ये बात एक्सेप्ट हुई है यहाँ पर कि जातिगत समीकरण जो हम अब तक सुनते आए थे, कि मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि हर स्टेट की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, जातिगत समीकरण हर चुनाव में प्रभावी होता है, लेकिन हम सिर्फ जातिगत समीकरण ही देखकर टिकट्स देंगे और उसी से जीत मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। कई बार कैंडिडेट होता है, उसके अपना काम होता है, उसकी अपनी छवि होती है, उसका अपना अनुभव भी होता है। यदि हम इसी के क्राइटेरिया पे जाएंगे तो फिर दूसरे का तो वहां पे टिकट भी मारा गया ना, तो हमें ये भी देखना होगा। ठीक है, खैर सुनिए राखी जी, ये भी देखा जाता है। और कितने जनरल कैंडिडेट हैं और जो कहीं से लड़ते हैं तो जीत के आते हैं उनके काम पर, जहां उनका कोई जात नहीं। अशोक गहलोत जहां खड़ा होते हैं उनका जात का संख्या नहीं है, उसके बाद जीत के आते हैं। चाहे जो भी यानी हमारे नेता बड़े बड़े लड़ते हैं तो एक उनका व्यक्तिगत प्रभाव होता है। हाँ, इसीलिए मैंने इसीलिए ये बात कही, क्योंकि आपने ये चीज कही थी ना कि बिल्कुल सही कह रहे थे खेमचंद जी की जाति को देखकर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए मैंने ये बात उठाई कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कई सीटों पर डिमांड किया जाता है। ठीक है, जो चुनाव का समन्वयक होते हैं तो लोग मांगते हैं कि कितना किसका कहाँ भागीदारी है, कौन कौन जनसंख्या आधार देखा जाता है, लेकिन टिकट तो फाइनल होता है। जनरल जहां सीट होता है किसी को दिया जाता है, जीत के आता नहीं तो फिर ठीक है। चलिए खेमचंद जी इसके बाद क्या, इतनी चीजें आने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या इस पर कोई विचार करेगी? क्या ऐसी कोई स्टेटमेंट्स आ सकती है? यूपी में भले ही ना हो गई हो, लेकिन अभी भी बार बार वही बातें निकल कर आ रही हैं। खेमचंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है आपकी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, विकास कर रही है, लगातार देश को आगे ले जा रही है, इसीलिए तो ये लोग परेशान हैं। क्यों नहीं कोई मुद्दा इनके पास? क्यों ये समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्यों समाज में विघटन फैलाने की बातें कर रहे हैं? क्यों ये राजनीति करने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? क्यों 60 साल में इम्प्लीमेंट नहीं किया? क्यों अपनी जो सीट बंटवारे में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, क्यों अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट नहीं करते? क्यों नहीं करके दिखाते? क्यों नहीं बताते कि हम करना चाहते हैं, हम करके दिखाएंगे, हमने किया है, और फिर आप लोगों के सामने आए तो फिर लोग इसको समझे कि हाँ भाई ठीक है, ये सीरियस हैं। ये सीरियस तो है ही नहीं, नॉन सीरियस लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनको पता है कि आज समाज संकट है, समाज इकट्ठा है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कार्यों से वो खुश है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जिस तरीके से देश को आगे प्रस्तुत किया है, आगे खड़ा किया है, मजबूत किया है, उसकी वजह से घबराए हुए हैं। इसीलिए उलझुल बातें कर रहे हैं और उन मुद्दों को आगे ला रहे हैं जो मुद्दे समाज को जोड़ने के नहीं, देश को आगे ले जाने वाले नहीं, बल्कि देश को पीछे ले जाने वाले हैं। इसीलिए उसको पुश कर रहे हैं, लेकिन समाज इनको सीरियसली नहीं ले रहा है, ना ही इनको उस मुद्दे पे कोई रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और आपको आने वाले चुनाव में पता भी चल जाएगा। आप खुद अपना डेटा डिस्क्लोज नहीं करते, राजस्थान का डेटा डिस्क्लोज नहीं किया, नहीं आपने छत्तीसगढ़ का किया। क्यों 5 साल पहले को नहीं किया? आप करवाते, फिर पता चलता। हर जगह तो ये मुद्दा एक तरीके से नहीं है। आप जिस तरीके से एक कह सकते हैं चालाकी वाली जो नीति कर रहे हैं वो नहीं चलेगी। आज लोग चाहते हैं विकास, आज लोग चाहते हैं हैंड होल्डिंग, आज लोग चाहते हैं एम्पावरमेंट। मोदी जी के साल में विकास कहाँ नहीं किए?
अरे विकास हुआ है, हर जगह विकास हुआ अरे है। खेमचंद भाई, विकास हुआ है, बस अडानी का विकास हुआ, आप काहे ने देश का विकास किए? आपके सवाल तो यही राज्य है ना। बताता जिस हूँ ना देश आपको, में ऑक्सीजन के लिए 47 लोग मर गए हैं, कितने सिटीजन 47 में लाख लोग मर गए हैं, तो आप आप ही का जितना सरकार था ना उत्तर प्रदेश में। उससे 5 और गुना मणिपुर आज भी चल रहा है, आप ही की सरकार है ना। 10 मिनट सुनाए, 10 मिनट आपको सुनाए, यही तो होता है जब आपको विकास होते क्यों शून्य पड़ा हुआ है? जब 100 अरे लाख करोड़ कर्ज आप कर दिए 9 साल में, 150 यानी 150 लाख स्वामीनाथ जी, 70 स्वामीनाथ साल जी, में। एक साथ जी। बोलेंगे, एक व्यक्ति को मैं सुन नहीं पाऊंगी, यही प्लीज तो उनको 10 बोलने दीजिए, उनका समय है। आप 10 साल में कुछ कर नहीं पाए यूपीए में, पहले आप लोगों ने 50 साल में कुछ नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी जो चीज उन्होंने स्टार्ट की है, आज उनका वो उद्घाटन भी कर रहे हैं, तो आपको दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, सेना मजबूत हो रही है, आपको दर्द हो रहा है कि हम दुश्मन को घर में घुस के मार रहे हैं, हम एयर स्ट्राइक भी करते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, आपको दर्द होता है कि आज हम स्पेस में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने साइंटिस्ट और हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं हम उनकी मदद भी करते हैं, एम्पावरमेंट भी करते हैं, इंकरेजमेंट भी करते हैं, बल्कि उनको हम पीछे नहीं धकेलते। जिस तरीके से आप लोगों ने जेलों में डाला साइंटिस्ट को, आज हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 5 गुना ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कितने शहरों में आज मेट्रो है, हर शहर में जो बड़े बड़े शहर हैं सब में मेट्रो चल रही है। आपके राज्य में कितनी जगह चल रही थी, आज कितने एम्स बन चुके हैं, ठीक है आईएम बन खेमचंद चुके जी, हैं, और जातिगत समीकरण, हजारों जातिगत जनगणना से इसका क्या लेना देना है? हम उस पर बात कर रहे हैं, प्लीज। लोगों का मुद्दा है, लोगों का डेवलपमेंट मुद्दा है, देश को मुद्दा से आगे ले भड़का देने वाले मुद्दा है आदमी। हमारे देश को फिर से विश्वगुरु बनाना, मुद्दा है कि पूरा देश, पूरा विश्व हमारे देश की तरफ देखे। देख रहा है G20 में, देखिए दोनों धड़े जो विश्व के 2 धड़े हुए हैं, दोनों के दोनों धड़े भारत को अप्रिशिएट करते हैं। रशिया का धड़ा भी अप्रिशिएट करता है, अमेरिका का भी धड़ा अप्रिशिएट करता है, और भारत ने स्टैंड लिया, ना तो रशिया को उन्होंने क्रिटिसाइज करने दिया और ना ही 100% रशिया के पे जो आज चर्चा है उस पे बात करिए, और नहीं तो फिर हम लोग भी उसी पे चले आएंगे, लंबा चला जाएगा। सिग्निफिकेंट नहीं है। अब भी आप एक बताओ, मैं 2-3 सवाल आपसे पूछता हूँ, ओबीसी का आयोग किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। अच्छा, विश्वकर्मा किसने शुरू की? मोदी जी ने शुरू की। क्यों नहीं बनाया आपने ओबीसी का आयोग? पहले आप 60 साल सत्ता में रहे, ओबीसी कर रहे हो, आपने ओबीसी के लिए आयोग तक नहीं बनाया। वो आयोग बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। और विश्वकर्मा योजना जिसके तहत, चलिए, मुझे तो ये भी सोचना पड़ रहा है कि सब ओबीसी के लिए सोच लेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग नहीं है क्या इस देश में? जब जाति जनगणना होगी तो भाई पता नहीं क्यों ये बातें बार बार आ रही हैं। मैंने पहले ही कहा था, एक कास्ट होगी, उसकी सब कास्ट होगी, आप उसको डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। आज के वर्तमान की स्थिति में एक बार कोशिश की गई थी, तब भी कुछ नहीं हो पाया था। खैर ठीक है, अब महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि पहले तो इसको कौन कौन करवा रहा है, कैसे ये हो पाएगा। सिर्फ एक जगह से शुरुआत हुई है तो क्या बाकी जगह होगा, ये देखेंगे। जगनारायण जी, आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ इसलिए कर दिया है इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को, या जातिगत जनगणना की वहां पर बात इसलिए करी गई है क्योंकि इलेक्शन जिस तरह से 24 में होंगे बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि अभी कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था इस चीज़ को कि बड़े प्रभावी होते हैं, तो बिहार की राजनीति में भी ऐसे ही समझूं मैं? देखिए, अनंतनाग जी जो है, अनंत जी हैं जो पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने विरोध किया जातीय गणना का, आरक्षण का, तो उस समय ये अनंत जी उन्हीं के सपोर्टर थे, और आज ये थोड़ा शिफ्ट करके और भाजपा की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं। और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, क्या नाम है इनका, हम शायद ध्यान से नहीं सुन पाए, खेमचंद्र शर्मा जी। हाँ, खेमता जी, तो ये जो बोल रहे हैं कि आयोग मोदी जी ने बनाया, पता नहीं कौन इतिहास में ही पढ़े हैं। 92 में सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर एक्ट बनाया, और उस एक्ट के तहत पूरे देश में पिछड़ा वर्ग आयोग है, और पिछड़ा वर्ग आयोग बिहार में भी है, और ये कांग्रेस के रेजिम में ही बना था। अब ये आयोग बनाया, उस समय हाई कोर्ट के रिटायर्ड, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज चेयरमैन होते थे। अब इस समय इनके हंसराज अहिर हो रहे हैं। इनको देश के बारे में, कानून के बारे में क्या समझ है भगवान जानते। तो ये आयोग बनाए हैं कि पहले एक नियम था कि कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज उसका चेयरमैन होगा। अब ये किसी को भी लाके बैठा रहे हैं जो इनके मन का आदमी हो। छोड़िए इन सब बातों को, मैं कहना चाहता हूं कि बार बार मैं बोल रहा हूं कि रूलिंग क्लास
जो शिफ्ट किया है वही लोग आज बीजेपी के साथ है जो कांग्रेस के साथ थे, बहुमत लोग। यही सिंधिया जो थे कांग्रेस में, उसका परिवार था, आज बीजेपी में है। तो बीजेपी के लोग जो हैं वो आरएसएस और बीजेपी का जो चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग की पार्टी डॉक्टर लोहिया की पार्टी है, जयप्रकाश की पार्टी है, मधुरी भाई की पार्टी है। अपने पैनलिस्ट को जवाब देना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट आप के प्राइम मिनिस्टर मोदी में एक लाइन बस विद सम्मान के साथ एक लाइन आपने गलत शब्द बोला। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ओबीसी आयोग को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से पहले नहीं था सर। आप देख लें, पढ़ लें, लिख लें। ये तो बात आप सेवका जी नहीं बोल रहे थे। मोदी जी ने आपने बोला कि आयोग बनाया गया था, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात नहीं बोल रहे थे। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड हाउ वी फॉर्म इट इन दिस कंट्री। चलिए, समय की सीमा है। अनंत जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात जल्दी से रखिएगा। हाँ, देखिए राखी जी, मैं तमाम मित्रों की बात सुनने के बाद जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आरपी श्रीवास्तव साहब ने एक बात कहा कि मंडल और कमंडल की बात करी, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 का चुनाव जो है वो निश्चित तौर पे देश में मंडल और कमंडल पे चुनाव लड़े जाएंगे। आपने देखा हो कि 84 में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सीट होती है और वही मंडल और कमंडल के नेतृत्व में 89 में 89 सीट भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है और 91 में 100 से ऊपर चली जाती है। वो सिर्फ और मंडल कमंडल का था। निश्चित तौर पे जातीय जनगणना के आधार पे 2024 का जो चुनाव है वो मंडल और कमंडल पे ही लड़ा जाएगा। ठीक है, ये आने वाले समय की बात होगी। आरपी श्रीवास्तव जल्दी से अपनी बात रखेगा। जगनारायण जी 1 मिनट बस। देखिए राखी जी, ये बहुत बड़ी बहस है जाति जनगणना। ऐसा नहीं है कि इसको तात्कालिक रूप से, अभी मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के मतलब विषय से हट के जो बात कर रहे थे, कोई चला जाता चंद्रयान तक। मेरा ये कहना है कि ये पूरी व्यवस्था जो अभी अनंत अमित ने कहा अभी कि अगला जो चुनाव है 2024 का चुनाव है, हमें लगता है 5 राज्यों के जो चुनाव है और जो मुद्दे आ रहे हैं, देखिए राजनीतिक दल ही नैरेटिव सेट करते हैं और हमें लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी मुखर होकर के जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को मतलब यहाँ की एक जो सभा में कहा भी था, जाति जनगणना को लेकर तंज भी कसा था। तो अब आप पूरा का पूरा सिनेरियो जो है देखिए, आने वाले समय में राजनीतिक बदलने वाला है। अब ये 5 राज्यों में इसका क्या असर पड़ता है देखेंगे, फिर अगला जो 2024 का चुनाव है 6 महीने बाद, उसमें क्या असर होता है। लेकिन ये बात तय है कि पूरा जो राजनीतिक जो दो धुरी है, एक तरफ मंडल की राजनीति की तैयारी चल रही, दूसरी तरफ कमंडल की राजनीति की तैयारी, ये 2 धुरी है और शायद इसी धुरी पर आज के राजनीतिक दल कायम है। जहाँ तक रही विकास की बात, तमाम जो भी सरकार आती है विकास करती है, किसी सरकार को खारिज नहीं किया जा सकता, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, बिहार से शुरुआत हो चुकी है, अब तो वादे और दावों की बात हो रही है कि हम आएंगे तो ऐसा होगा, हम आएंगे तो ऐसा होगा। बीजेपी का कोई मूड नहीं है और सरकार बीजेपी की सेंट्रल में है। तो अब तो पहले इलेक्शन हो जाएं, इलेक्शन के बाद चीजें समझ में आएंगी कि जातिगत जनगणना होनी है कि नहीं होनी है। बीजेपी ही आ गई तो नहीं होनी है, कोई दूसरी सरकार कांग्रेस आती है तो फिर इस पर हो सकता है विचार हो, और बिहार में तो कोई शुरुआत हुई है तो फिर आने वाले समय में देखना होगा। अभी तो इलेक्शन से उसको हो जाने देते हैं। समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, देश में चुनाव जाति पर दाव, बार बार ये बात आती है जाति पर दाव की, जातिगत जनगणना की। अब ये महत्वपूर्ण हो गया है कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक किसी की सरकार नहीं आ जाती, कौन आता है, तब तक भूल जाइए कि कोई भी चीज पे काम शुरू होगा। ये तो स्पष्ट हो गया है, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट बिल्कुल भी अभी फिलहाल नहीं करेंगे। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।